क्वेश्चन नंबर 15 के आगे स्टार्ट करते हैं। हाई रजिस्टिविटी मटेरियल इज यूज टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस, नॉट फॉर हिस्टेरेसिस लॉस। हमारी बात समझ में? तो आंसर इज सी, क्योंकि जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है दैट इज के एच बी के पावर 1.6। एक्चुअली बी के पावर क्या होता है? दैट इज एक्स इंटू एफ इंटू भी। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट। एक्स इज हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट। तो अगर आप इस वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या लेना चाहोगे, क्या पसंद करोगे, एक्स की वैल्यू हाई या लो? अगर आप लॉसेज को मिनिमाइज करना चाहते हो, हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट्स मस्ट बी लो। एंड द वैल्यू यही वजह है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि कास्ट आयरन का जो यक्स का वैल्यू होता है दैट इज 2.5, और सिलिकॉन स्टील के लिए जो वैल्यू होती है दैट इज 1.6। तो अब बताओ आप किसको प्रीफर करोगे, कास्ट आयरन को या सिलिकॉन स्टील को? हिस्टेरेसिस कॉफिशिएंट किसका लो है? हिस्टेरेसिस कॉफिशिएंट किसका लो है? सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, ऑब्वियसली हम उसी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, किसी का वीडियो ऑन है यार, देख लो। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ 4 पोल डीसी जनरेटर? लैप, लैप मतलब पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। ठीक है, पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते? 4। बट ये तब होता जब ये क्या होता? सिंप्लेक्स। बट ये बेसिकली क्या है? डुप्लेक्स। तो जस्ट डबल कर दो, 4 गुणा 2 दैट इज 8। आंसर इज सी। क्लियर सबको? बोले यार। 18। हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर? सीरीज में या पैरेलल में? बोलो। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में। ठीक है, अच्छा। और अगर मैं पूछूं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में या पैरेलल में, देन व्हाट इज द आंसर? कंपनसेटिंग वाइंडिंग, देन अगेन दैट इज इन सीरीज। ठीक है ना, दैट इज इन सीरीज। अच्छा, डैम्पर वाइंडिंग किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में या पैरेलल में? डैम्पर वाइंडिंग किस में कनेक्टेड होता है आर्मेचर वाइंडिंग के, सीरीज में या पैरेलल में? डैम्पर वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में या पैरेलल में? वेरी गुड, वेरी गुड। महान आत्मा, डैम्पर वाइंडिंग कनेक्टेड ही नहीं होता। वो तो सिर्फ तब पिक्चर उसमें बेसिकली इंड्यूस होता है जब वो सिंक्रोनस स्पीड के अलावा कुछ और होता है। ठीक है, तो भावनाओं में बहने से पहले एक बार सोच लिया करो। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, देखो। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने यूटिलाइजेशन में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि डिपोजिटेड मास इज इक्वल टू ZIT। बोलो हाँ या ना? डिपोजिटेड मास इज इक्वल टू Z × I × T। क्या ये लाइन सब, क्या ये सबको याद है? बोलो यार।
क्या ये सबको याद है? डिपॉजिटेड मास इज इक्वल टू ZI/T। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड लाइक चार्ज, और चार्ज क्या होता है? I/T। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली Q लिख सकता हूँ? Z/Q, बोलो हाँ या ना। इज इक्वल टू Z/Q। तो देखो यार, अभी Z क्या होता है? Z होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ बैलेंसी, लाइक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू इनटू एफ। एफ इज व्हाट? फैराडेज कॉफिशिएंट। तो पहले जेड की वैल्यू पहले निकाल लूँ। अब देखो यहाँ पे वैसे इनको देना चाहिए था बट नहीं दिया है। सिल्वर का एटॉमिक वेट पता है किसी को? सिल्वर का एटॉमिक वेट मतलब अगर उसमें बात करें कन्वर्ट में ग्राम में, तो 108 होता है। ठीक है, 108। तो लाइक 108 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, ले नहीं रहा है, तो लाइक दैट इज 1 इनटू फैराडेज कॉफिशिएंट होता है 96,500। ठीक है, दैट इज व्हाट? ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने? जेड की। 108 डिवाइड बाई 1 इंटू 96,500। एक बार जरा इसको सॉल्व करके बताना यार कितना आ रहा है, फिर आगे काम करते हैं। आई थिंक 1 देखो कितना आ रहा है, 108 डिवाइड बाई 1 इंटू 96,500। चलो ऐसे कर लेते हैं, 108 डिवाइड बाई 9.65 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, लाइक कि ऐसे कर लिया तो 9, लाइक कि 11 × 10⁻⁻4 इसी के आसपास। ठीक है, 11 × 10⁻⁻4। डन। चलो इधर आ जाते हैं। टू टू 11 × 10⁻⁻4। अब यहाँ पे डिपॉजिटेड मास की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 11.18 इज इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 11 × 10⁻⁻4 इंटू क्यू आपसे पूछा गया है। क्यू आपसे पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 11 11 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 10⁻4। तो दैट इज व्हाट? कूलम्ब। समझ में आया क्या? इसी के आसपास आएगा ना यार, बोलो हाँ या ना। क्लियर है नहीं सबको? क्यू की वैल्यू, क्या बच्चों जैसा सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या यार? क्यू की वैल्यू क्या है? M/Z। मास की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दे रखा है 11.18। जेड की वैल्यू कितनी है वो आपने निकाल लिया है 11 इंटू 10⁻⁻4। लाइक अप्रॉक्सीमेटली अगर कैंसिल कर दें तो 10⁻4 ओनली। दैट इज व्हाट? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब ना। ठीक है, वो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी बोलो। द डेंसिटी ऑफ एन एसिड इन अ लेड बैटरी गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ। एनीवन एल्स? द चार्ज ऑफ द बैटरी, द चार्ज ऑफ द बैटरी। एक सिंपल सी बात समझो, एक लेड एसिड बैटरी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है उसमें? H2SO4। तो जैसे जैसे आप चार्ज करते हो,
जैसे जैसे आप चार्ज करते हो द डेंसिटी ऑफ H2SO4 विल इंक्रीज, और जितना ज़्यादा वो डेंसिटी इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा वो चार्ज होगा। कुछ आ रही बात समझ में यार? अगर वो चार्ज हो रहा है कुछ तो चेंजेस होंगे ना, बोलो हाँ या ना। अगर कोई बैटरी है जिसमें आपने लेड ऑक्साइड लगाया हुआ है, लेड लगाया हुआ है और H2SO4 है, और आप उसे चार्ज कर रहे हो, तो उसकी वो चेंज कैसे दिखेगा? एक्चुअली क्या हो रहा होता है, वो जो H2SO4 है ना, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है। और अगर इन केस डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर है क्या हमें? बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। To avoid freezing in cold weather, specific gravity of electrolyte of lead acid cell, तो इसका आंसर है 1.225। पर्सन प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है डी 23। What is the necessity of residual magnetism in a self-excited DC generator? किसके लिए जरूरी होता है? वोल्टेज बिल्डअप के लिए। किसके लिए? वोल्टेज बिल्डअप के लिए। अच्छा एक बात बताओ, वोल्टेज बिल्डअप के लिए और क्या क्या कंडीशंस हैं? चलो सब बताओ ना। वोल्टेज, सब लोग कोशिश तो करो यार, रिकॉल। एक तो कहोगे याद नहीं होता, और जब याद कराने की कोशिश करते हैं तो तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो। अजीब हालत है यार, मतलब मेहनत भी ना करें सब कुछ मिल भी जाए। बोलो, वोल्टेज बिल्डअप के क्या क्या कंडीशंस थे? पहला कंडीशन, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे का क्या करें? सपोर्ट या अपोज। लाइक, या फिर ऐसे समझो, रेजिडुअल फ्लक्स और आर्मेचर वाइंडिंग फ्लक्स दोनों एक दूसरे का क्या करना चाहिए? सपोर्ट। तब वो बेसिकली चीज़ें वहाँ पे जाएंगी। पहला, लाइक कि फ्लक्स, हाँ ओके। दूसरा क्या है? जो फील्ड रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी लेस देन आर क्रिटिकल रेजिस्टेंस। नहीं तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट उसमें से जाएगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? उसके बाद जो स्पीड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड, ये भी तो था। बोलो हाँ या ना। जो स्पीड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, लोड रेजिस्टेंस शुड बी मोर, लोड रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन अ क्रिटिकल वैल्यू। खैर वो उसके लिए अभी मत परेशान हो, लाइक चलो ठीक है, उसको साइड में रखो। आप ये तीन याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो? सिंपल है यार, लाइक कि जनरेटेड ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ई टी इज इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, माइनस आई ए आर ए। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी? अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी ज़्यादा होएगी, और जो टर्मिनल पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट विल रिड्यूस ना। यस या नो? तो अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है तो इसका मतलब हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप, व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप इज बेसिकली आई ए आर ए। तो अगर इस वोल्टेज ड्रॉप को आपको कम करना है
तो बेसिकली आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, हाई या लो? क्या रखना पड़ेगा? लो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर सपोज ऐसे क्वेश्चन पूछता, अगर यही एक ऑप्शन ए दिया होता कि रिड्यूस टर्मिनल वोल्टेज या इंक्रीज टर्मिनल वोल्टेज, तब आंसर क्या बोलते आप? ध्यान से समझ के तब आंसर देना। रिड्यूस वीटी या इंक्रीज्ड वीटी? वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो? रिड्यूस टर्मिनल वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए या टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए? बोलो। टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बेसिकली फ्रेम किए जा सकते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 25, इसका बताओ। लाइफ ऑफ द बैटरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, और सबसे कम होता है इनके कंपैरिजन में लेड एसिड का, ठीक है। तो लेड एसिड का तो सबसे कम होता ही है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेड एसिड का तो सबसे कम होता है इसमें थोड़ा सा, बट ये सी दे रखा है तो लाइक। डन, आगे बढ़े। 26, ट्रांसमिशन लाइन विच फीड डिफरेंट सब स्टेशंस रिप्रेजेंट। बोलो यार। ट्रांसमिशन लाइन विच फीड्स डिफरेंट सब स्टेशन रिप्रेजेंट। डिफरेंट सब स्टेशन, हाँ, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। 27, डेप्थ ऑफ द पोल सपोर्टिंग ओवरहेड लाइंस, ये तो टेस्ट में भी आया था सर। क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ पोल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 28, देखो आधे लोग गलत बता रहे हो। इंडिया के लिए बोला था ना यार, कितना था? 6 ना। इंडिया के लिए 6, अदर कंट्रीज के लिए फिर 5। इसने बोला है ना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। हमारी बात समझ में? एक्चुअली मैंने इसीलिए दोबारा पूछा, अगर ये 5 ऑप्शन में नहीं होता ना, फिर तो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये बात नहीं, कई बार इंडिया इलेक्ट्रिसिटी का नाम नहीं लेगा और आपको सिर्फ 5 दिया रहेगा, तब आप आंसर क्या लगाओगे? ओब्वियसली 5 ही लगाओगे ना फिर तो, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज को लाइक की माइंड में रखो। क्वेश्चन नंबर 29, क्या है? पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन इज कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू, ओब्वियसली ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट्स आर, बताओ क्या होते हैं, कौन कौन से मतलब बेसिकली पैरामीटर्स पूछ रहा है। दैट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस इज सीरीज पैरामीटर, शंट पैरामीटर। रेजिस्टेंस इज सीरीज पैरामीटर, शंट पैरामीटर। सीरीज। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या है? दैट इज ऑल्सो सीरीज। एंड कैपेसिटेंस, ये क्या आपका? शंट पैरामीटर। कैपेसिटेंस के अलावा और कौन है जो शंट पैरामीटर है? कैपेसिटेंस के अलावा और कौन है? कंडक्टेंस। वेरी गुड। जैसे अगर Z लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? R+J+XL। बट अगर एडमिटेंस लिखना हो तो क्या लिखते हैं? G+J+P। याद है? क्लियर है ना ये?
इसको बोलते हैं शंट, सॉरी इसको बोलते हैं सीरीज और इसको बोलते हैं शंट। 31। हॉलो कंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन टू। क्यों यूज करते हैं? पहली बात, पहली बात तो हॉलो कंडक्टर हम कभी भी यूज ही नहीं करते ट्रांसमिशन लाइन में, जनरल बता रहा हूँ। हॉलो कंडक्टर्स हम कभी भी यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते पहले तो ये बताओ। Anyone? क्यों नहीं करते हॉलो कंडक्टर्स? वेरी गुड। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है इसकी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। बट अगर कोई मुझसे लाइक बोले नहीं चलो ठीक है माना कि नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, बट सपोज कर लिया तो, सपोज कर लिया तो क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने या फिर क्या क्या बेनिफिट्स आने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स आने वाले हैं, तो थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को ना। ठीक ठाक अच्छा टॉपिक है। सपोज दिस इज हॉलो, दिस इज हॉलो कंडक्टर एंड दिस इज सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। दैट इज हॉलो कंडक्टर। हॉलो समझ रहे हो ना, लाइक बीच में खाली है ये ना वाइट वाला एरिया पूरा लाइक खाली है। और अब एक बात समझो, फॉर द सेम अमाउंट, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम सेम अमाउंट ऑफ करंट ले जाएंगे। तो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट आपको क्या लगता है, जैसे सेम अमाउंट ऑफ करंट ले जाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें लाइक कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम सेम करंट ले जाएंगे, सेम करंट। और सेम करंट ले जाने के लिए एक बात बताओ, किसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा लगेगा, लाइक कि फर्स्ट में या सेकंड में? सेम करंट को ले जाने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट में सेकंड में? सेम करंट को ले जाने के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट में। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इसका मतलब अगर आप सेम अमाउंट ऑफ करंट ले जा रहे हो तो आपका डायमीटर इंक्रीज होगा, बोलो हाँ या ना। अगर आप हॉलो बना रहे हो, अगर आप हॉलो बना रहे हो तो डायमीटर इंक्रीज होगा, लाइक रेडियस इंक्रीज होगा। और अगर रेडियस इंक्रीज हुआ तो लाइक कि आपका जो ए इस कोरोना कोरोना है दैट विल रिड्यूस, यस या नो? दैट विल डिक्रीज। हमें पता है कि लाइक किसी भी तरीके से अगर इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज होता है तो जो कोरोना लॉस होगा दैट विल डिक्रीज। तो क्या हॉलो से कोरोना कैसे रिड्यूस होता है, ये बात हमें क्लियर होगी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, हॉलो से कोरोना कैसे रिड्यूस होता है ये बात हमें क्लियर हो गई। लाइक कि चलो पहला पॉइंट तो क्लियर है, रिड्यूस कोरोना। अब दूसरे पे आ जाओ। एक्सेल मतलब लाइक कि इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या 2 पाई? इंडक्टर का फॉर्मूला बोलो जरा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या 2 पाई? जल्दी बोलो। म्यू नॉट अपॉन क्या होता है? 2 पाई। चलो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू एल एन, एल एन वॉट? डी बाई आर। बोलो हाँ या ना। एल एन डी बाई आर। तो अगर इफेक्टिव रेडियस आपने इंक्रीज कर दिया तो आपका इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? अगर आपने इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज कर दिया
तो आपका इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, दैट विल डिक्रीज। अगर इंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। अगर एल विल डिक्रीज तो एक्सएल विल ऑल्सो डिक्रीज, बोलो हाँ या ना। ठीक है। और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होता है, वी एस वी आर अपॉन एक्सएल इंटू साइन डेल्टा। अगर एक्सएल कम हो रहा है तो आपका जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होगा दैट विल इंक्रीज, बोलो यस या नो। अगर एक्सएल डिक्रीज हो रहा है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विल इंक्रीज ना। क्लियर है सबको। तो देखो अब बताओ कि यहाँ पे यहाँ पे आपका ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, यस या नो। ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, लाइक सी भी सही है, डी भी सही है। अब वेट ऑफ कॉपर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट ले जाना है, सेम अमाउंट ऑफ करंट ले जाना है। अच्छा, इसके अलावा जो एक बात ऑप्शन में नहीं दे रखी है दैट इज व्हाट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है या हॉलो कंडक्टर में, देन व्हाट इज द आंसर। स्किन इफेक्ट किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में या हॉलो कंडक्टर में। ऑब्वियसली सॉलिड में। तो कहने का मतलब हॉलो कंडक्टर का एक और बेनिफिट था कि स्पिन स्किन इफेक्ट विल रिड्यूस, यस या नो। हॉलो कंडक्टर का तो लाइक कि मिला जुला के ना, सच बताएं तो लाइक सारे बेनिफिट थे, बट सारी अच्छी बातें थी हॉलो कंडक्टर की, सिवाय एक चीज़ की कि वो कमज़ोर बहुत था। और इसकी वजह से हम इतनी अच्छी क्वालिटीज होने के बावजूद हम कभी भी हॉलो कंडक्टर यूज नहीं करते। समझ में आया कि नहीं। सारी क्वालिटी तो अच्छी है ना उसके अंदर, स्किन इफेक्ट नहीं हो रहा, कोरोना नहीं हो रहा, उसके बाद तुम्हारा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज्ड है, तो सब तो बढ़िया चल रहा था। बट प्रॉब्लम एक ही चीज़ आ गई कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो है। समझ रहे हो, लाइक आप कितना भी अच्छे पढ़ने में हो, कितना भी लाइक कि आप एक बार में चीज़ों को समझ जाते हो, सारी चीज़ें याद रहती हैं, बट अगर आप आलसी हो तो सब कुछ खत्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। कोई फायदा नहीं है ऐसे दिमाग का अगर आपके और आपके पढ़ाई के बीच में आलस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। द फिनोमिना राइज ऑफ रिसीविंग इन वोल्टेज ओपन सर्किट लाइट लोड दैट इज करंट इफेक्ट। अच्छा, करंट इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, करंट इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, शंट इंडक्टर लगाते हैं। सिर्फ इंडक्टर मत बोला करो, शंट इंडक्टर लगाते हैं। ठीक है। 33। द कांस्टेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ए, इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं कराते लॉस। 34। द लोड्स ऑन अ थ्री फेज बैलेंस वायर डिस्ट्रीब्यूटर आर यूजुअली, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक पोल है, एक पोल है और ये तीन एरिया है, मतलब तीन एरिया है अलग अलग, और तीनों एरिया में एक लाइन और एक फेज जा रहा है।
क्या तीनों अलग अलग एरिया एक साथ उतने ही टीवी चलाएंगे जितना दूसरा वाला बंदा चला रहा है? बोलो, प्रैक्टिकली सोचो ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? यार 3 फेज एक न्यूट्रल, देखो 3 फेज लाइक कि ए कनेक्शन आया हुआ है। अब नॉर्मली जो सिटीज में होते हैं लाइक 3 फेज कनेक्शन तो लेंगे नहीं, सिंगल फेज लेंगे। तो क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और एक फेज लेंगे, हाँ या ना? ये लेके चले गए इस एरिया में, दूसरा वाला बंदा आया, एक लाइन लिया, एक लाइन लिया और एक फेज ले लिया, इधर चला गया। तीसरा वाला बंदा एक लाइन ले लिया, एक फेज ले लिया, इधर चला गया। तो क्या अब बैलेंस कब होगा? जब तीनों पे लोड सेम होगा। बोलो हाँ या ना? तीनों पे लोड सेम होगा तब तो बैलेंस सिस्टम बोलोगे ना यार। अब तीनों पे लोड सेम कब होगा? तीनों पे लोड सेम कब होगा? जब जब क्या होगा, तीनों एक साथ क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ फैन स्विचेस ऑन या ऑफ करेंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से देखो। सपोज ये सप्लाई और ये आपका लोड है, ये पहला कंज्यूमर, ये सपोज आपका घर है, ये आपने एक लाइन लिया और इधर से एक न्यूट्रल उठा लिया, ये आपका घर है। आपके पड़ोसी का घर, एक उसने भी क्या किया, एक लाइन लिया और एक न्यूट्रल उठा लिया। तीसरा, ये आपके दूसरे साइड के पड़ोसी का घर, उसने भी एक लाइन लिया, एक फेज लिया। अब अगर जेड ए, जेड बी, जेड सी, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल हैं, फेज एंगल इक्वल है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तब इसे अपन बोलेंगे बैलेंस लोड। अब आप बताओ, क्या आप तीनों घरों में एक साथ सेम लोड कभी पॉसिबल है? एक साथ सेम लोड, लेकिन क्या आप एक टाइम पे एक फैन एक टीवी चला रहे होगे तो उसी टाइम पे अगला भी एक फैन एक टीवी चला रहा होगा? नहीं ना यार। तो बताओ सिस्टम क्या होगा, बैलेंस या अनबैलेंस? क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ठीक है, तो यूजुअली बोला है ना इसने, यूजुअली, यूजुअली क्या हो जाएगा आंसर? बी। अगर उसने बोला होता ऑलवेज, तब हम बी पे एक बार हेजिटेट करते अपन, लाइक कि नहीं यार ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। यूजुअली मतलब ज्यादातर टाइम कौन सा होगा, अनबैलेंस ही होगा। क्या किसी को कोई समस्या है? नेक्स्ट 35। अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन इज बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस इफेक्ट। और उसी कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से कौन सा इफेक्ट आता है, प्रॉब्लम कौन सी आती है? इसी कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से नो लोड पे कौन सा इफेक्ट आता है, फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट में होता क्या है, क्या होता है फेरेंटी इफेक्ट में? रिसीविंग इन वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज। 36। चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन,
यार देखो, लाइन जब भी लॉसेज की बात करें ना, तो दैट इज एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट को चार्जिंग करंट किसकी वजह से आता है? कैपेसिटेंस की वजह से, हाँ या ना? चार्जिंग करंट किसकी वजह से आता है? कैपेसिटेंस की वजह से। अब अब एक बात समझो आप, चार्जिंग करंट यहाँ पे लाइक कि जो आएगा, मान लो ये चार्जिंग करंट, ये है मान लो इस तरीके से चार्जिंग करंट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर आया, यहाँ पे 8 एम्पियर गया, यहाँ पे 2 एम्पियर गया, और तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस ड्रॉप होगा, आर ए ड्रॉप, लाइक कि आई स्क्वायर आर, वो क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज? पहले तो ये बताओ। दैट विल डिक्रीज, दैट विल डिक्रीज। अभी इस सिचुएशन में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट कहीं ना कहीं आप ऐसे देख रहे हो, तो क्या ये एडवांटेज है क्या किसी तरीके से? यार मतलब ये तो वही बात की, लाइक कि आपके पास 1000 रुपए थे, आप जा रहे थे लाइक कि शॉपिंग करने। अगर 1000 रुपए लेकर के पहुंचते तो आप शॉपिंग करते 1000 रुपए की। बट आप 1000 रुपए लेके निकले, 800 रुपए आपके किसी ने चुरा लिए, तो लाइक कि 200 रुपए लेके पहुंचे आप शॉपिंग करने, 200 रुपए की शॉपिंग कर लिए, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि मुझे 800 का फायदा हो गया, मैं 800 की शॉपिंग नहीं करा, मैंने 200 में ही बच हो गया काम? मतलब ये किसी एंगल से बोलना सही लग रहा है? समझ में आ रही नहीं मेरी बात? लाइक कि अगर वो जाता तो मतलब ऐसे तो नहीं सोचते थे ना कि लाइक चलो अच्छा ही हुआ चोरी कर लिया, नहीं तो मैं 1000 का सामान खरीदना पड़ता, अच्छा हुआ कर लिया, तो अभी तो लाइक चलो 200 का ही खरीदा मैंने। रिलेट कर पा रहे हो? खैर, तो अभी तो ये मैंने ये सिचुएशन बताई। अब ऐसा भी नहीं कि पावर फैक्टर हमेशा कैपेसिटिव होता है, कभी कभी क्या होता है लाइक सीरीज कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में वो कैपेसिटर करंट देना स्टार्ट कर देता है, तो लाइक वो अपोज करना स्टार्ट कर देता है। तो कैपेसिटिव करंट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो लाइक कि आप इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल बेसिकली, ठीक है ना? तो चार्जिंग करंट, और कई बार तो ऐसा होगा लाइक कि कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालेगा, लाइक ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, क्योंकि कैपेसिटिव इफेक्ट आ रहा है। कैपेसिटिव इफेक्ट पावर लॉस को इंक्रीज या कैपेसिटर में पावर लॉस इंक्रीज या डिक्रीज होता है क्या? कैपेसिटर में पावर लॉस इंक्रीज या डिक्रीज होता है क्या? नहीं होता है। समझो ना? लाइक हाँ, उसकी वजह से हो सकता था, बट वो अनप्रिडिक्टेबल है, लाइक इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से। 37। लेट, वेरी गुड। 38। सबसे लीस्ट लाइफ, लकड़ी। स्टील कोर यूज्ड इन ACSR कंडक्टर यूजुअली ऑफ, स्टील कोर, बोलो। गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड स्टील। Then for a 40-100 kV line, the spacing between phase conductor is around 8, 11 मीटर। 11 क्यों बोल रहे हो आप? फेज कंडक्टर, स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। नहीं समझ रहे हो? मैं ग्राउंड से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दो फेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा।
आ रही बात समझ में? इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज 8 मीटर। 40 क्वेश्चन, चलो ठीक है, काफ़ी इतना निकल करते ना। तो आज के पूरे सेशन में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है?